हम 7-8 हैं, 8-10 हो सकते हैं, 10-12 भी, लेकिन एक साथ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को तिबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन में यही चल रहा है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस को गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाने लगा है। कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता इंडी गठबंधन की कमान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को देने की मांग उठा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस को जताने तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। अभी बीजेपी के लिए फाइट करने के लिए अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक लीडर का जरूरत है जिसको सारा देश का आदमी मानते हैं और दीदी को लीडर मान के चलेगा। ये मेरा सोच है कि इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करे। लेकिन कलह यही नहीं थमी। अब तो कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की ही मांग उठने लगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने केजरीवाल को महाभ्रष्टाचारी कहा तो आपने कांग्रेस को बीजेपी की मददगार कहते हुए गठबंधन से बाहर करने की ही मांग उठा दी। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। तय है जब बीजेपी और मोदी को रोकने के नाम पर बने गठबंधन के नेता आपस में इस तरह उलझेंगे तो बीजेपी तंज कसने का मौका कहां चूकने वाली। इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के एक साल पहले देश में मोदी को रोकने मोदी वर्सेस ऑल की रणनीति बननी शुरू हुई थी। महीनों की जद्दोजहद के बाद विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। गठबंधन मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से तो नहीं रोक सका, लेकिन उसने अब की बार 400 पार की दम्ब भरने वाली बीजेपी को 303 से 240 सीटों पर ला दिया। लेकिन अब जब गठबंधन के नेता भाजपा से ज्यादा आपस में ही उलझ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यह गठबंधन आगे बरकरार रह पाएगा। ऐसे में क्या एक बार फिर गैर कांग्रेस गैर भाजपा तीसरे दलों का मोर्चा बनेगा, और अगर बना तो देश की सियासत किस दिशा में जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हम 7-8 हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। आखिर क्यों बिखरने लगा मोदी विरोधी विपक्षी मोर्चा? क्या काठ की हांडी साबित हो रहा इंडी गठबंधन? कांग्रेस की परफॉर्मेंस और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर क्यों उठ रहे सवाल? क्या एक बार फिर पड़ेगी तीसरे राजनीतिक मोर्चे की नींव? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान जुबानी जंग देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल का मतलब है फर्जीवाड़ा, और वही आम आदमी पार्टी
इंडी अलायंस में है, मतलब फर्जीवाड़ा पार्टी आपके अलायंस में है। ऐसे ही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की टीएमसी की बात हो या अन्य राजनीतिक दलों की बात हो, इन सबको कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी की मुखालफत करते हुए देखा गया है। तो आखिर इंडी गठबंधन के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इंडी गठबंधन मतलब एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौके पर बना है कि जैसे बाढ़ आती है तो सारे विरोधी स्वभाव के जो जीव जंतु हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। ये सब विरोधी लोग हैं, लेकिन मोदी के विरोध के लिए एकत्रित। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोया जी, राकेश सिंह गौतम जी और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, ये असंतोष जो फैला हुआ है इंडी अलायंस में या इंडिया में, अगर इंडिया में ही असंतोष है तो आप इंडिया में फिर संतोष कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि वर्तमान समय में देश जो है वो एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है, कहना चाहिए कि बांटने वाली कट पॉलिटिक्स से गुजर रहा है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स से गुजर रहा है। क्या कहेंगे? नवीन जी, गठबंधन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ऐसी जब बातें सामने आती हैं तो ये गठबंधन पॉलिटिक्स की ही बात कही जा सकती है, क्योंकि गठबंधन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के जो दल हैं आपस में साथ आते रहते हैं व्यापक उद्देश्य के लिए। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते। जिन्होंने 2 झंडे अपने टेबल पर लगा के रखे थे महबूबा मुफ्ती, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती रही है। जिस अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताती रही और अजीत पवार ने ब्लैकमेलिंग की कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो उनके केस माफ कर दिए गए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बीजे पार्टी, मैं कहूं यदि जिस भाषा में एनडी गठबंधन, ये इंडी गठबंधन कहा जाता है, तो मैं कहूं बीजे पार्टी या एनडी अलायंस। तो एनडी अलायंस और बीजे पार्टी में भी बहुत सारे असंतोष खुलकर सामने आए। एकनाथ शिंदे ने तो 3 दिन तक छकाया ही था मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम सबने देखा है कि एकनाथ शिंदे ने फोन उठाने से भी इनकार कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने अपने केसों से मोहलत ली, दबाव बनाकर एनडी गठबंधन पर, बीजेपी पार्टी पर कितना दबाव बनाया कि मुझे केसों से मुक्त किया जाए, मुझे पैकेज ज्यादा दिया जाए। नीतीश कुमार जो सेकुलर पॉलिटिक्स के मसीहा कहे जाते थे, उन्होंने कितना दबाव बनाया अपने बिहार के विशेष पैकेज लेने के लिए, जो मध्य प्रदेश का हित हो सकता था या अन्य गरीब राज्यों का, दूसरे राज्यों का भी हित हो सकता था, वो पूरा केवल 2 राज्यों में सीमित कर दिया गया, केवल इसलिए कि 2 ऐसे दल दबाव बना रहे थे जिनकी विचारधाराएं भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती हैं। तो ऐसा कहना कि पहली बार ऐसा इंडिया गठबंधन में हो रहा है, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। और मैंने अगर कोई नहीं, मैं तो ये तो ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा है, मैं ये तो मान लेता हूं कि ये पहले भी हुआ होगा, लेकिन क्या मतलब आपके यहाँ होना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है। नवीन जी, मैं उसी पर आ रहा था, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं पहले भूमिका इसलिए बना रहा था कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो पहली बार हो रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के दबाव की राजनीति में आती रही है, हम सबने देखा। उदाहरण दिला दिए चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार और जितने भी अन्य लोग हैं, एकनाथ शिंदे जैसे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार। दूसरी बात मैं कह दूं कि गठबंधन पॉलिटिक्स में स्टेट्स के जब इलेक्शन होते हैं तो लेकिन जब व्यापक तौर पर जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो सभी का उद्देश्य एक होता है कि हम देश को एक निजी हाथों में बेच देने वाली ऐसी किसी तानाशाही सरकार का साथ नहीं देंगे जो देश को गरीबों की कीमत पर बेच देना चाहती है, जिसका महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो जुमले परोसती है, जिसने आज तक विकास का कोई काम नहीं किया, जो आदिवासियों, दलितों और गरीबों का हक मारकर 80 करोड़ राशन पर पूरे देश को केंद्रित रखना चाहती है और केवल एक आदमी की गुलामी कर रही है सरकार, उसका नाम है गौतम अडानी, जिस पर आप पूरा देश बेच देना चाहती है। तो ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार। जिस शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने देश का कृषि मंत्री बनाया, वो मध्य प्रदेश में 21,000 किसानों की आत्महत्याओं का और 5 किसानों की हत्या का जवाबदार है। तो उसको क्यों बनाया गया देश का कृषि मंत्री? क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है गौतम अडानी के लिए जब काले कानून फिर से लाने होंगे तो यही आदमी सबसे उपयुक्त है कि किसानों को गोलियों से भी निपट सकता है। तो वो कृषि मंत्री के रूप में नरेंद्र
आशीष तोमर से अधिक योग्य माना उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को और बना दिया। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश न करे कि वो बहुत बड़ी हिमायती है लोगों की, वो गरीबों का खून चूसने वाली पार्टी है और उसके विरुद्ध अगर हमारे छोटे-छोटे स्वार्थ भी होंगे दलों के, तो हम सब उसके विरुद्ध एक मत हैं। गठबंधन के आपसी उस पर, आपसी कोऑर्डिनेशन पर, आपसी तालमेल पर बात हो रही है। लोया जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि संतोष गौतम जी जैसे बहुत वरिष्ठ और विद्वान आदमी को विषय से हटना पड़े और प्रश्न के जवाब से बचना पड़े। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है किसी भी प्रवक्ता के लिए। मैं एक बात ये आग्रह करना चाहता हूँ संतोष जी, गठबंधन निश्चित है, उसमें कई साथी जुड़ते हैं, कई साथी छूटते हैं, ये भारतीय राजनीति का सत्य है कम से कम 1989 से। परंतु ऐसा गठबंधन इस देश ने कभी नहीं देखा कि जिन 3 लोगों ने गठबंधन की सबसे बड़े प्रयास किए, सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया और गठबंधन ही छोड़कर चले गए। उसके बाद दूसरा प्रयास था अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने ना आपको पंजाब में जगह दी, आपने उन्हें हरियाणा में नहीं दी, उन्हें आपको दिल्ली में नहीं दी, लोकसभा साथ लड़े, विधानसभा अलग लड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा पार्ट था वो टीएमसी की ममता बनर्जी का था, जिन्होंने आपको पश्चिम बंगाल में एक भी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा गठबंधन कब बना था कि जो गठबंधन में रहेंगे एक दूसरे को गाली बकने का काम करेंगे। आप याद करिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश मैं नहीं जानता ये कौन है। फिर अखिलेश जी ने कहा कि मैं चुरकट लोगों से बात नहीं करता। अब मैंने नहीं देखा कि ऐसा कहीं गठबंधन है कि हम गठबंधन के साथी भी हैं, स्टेज पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊंचा कर रहे हैं, अपने आप को ईमानदार सिद्ध कर रहे हैं। और कांग्रेस के अजय माकन जैसे लोग जो महासचिव पद पर रहे, वो अगर आज ये कह रहे हैं कि फर्जी बाल है केजरीवाल, फर्जी पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो मैंने ऐसा गठबंधन, ये बड़ी कौन सी वैचारिक समानता है, बड़ा अद्भुत है। आप ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा वैचारिक मतभेद है, इन लोगों के साथ वैचारिक एक है। ये कौन सा वैचारिक एक है कि आप हर राज्य में अलग रणनीतिक साथ लड़ रहे हैं, आपस में कहीं एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हराना है। उत्तर प्रदेश में अब भी उपचुनाव हुए 9 विधानसभा के, उन 9 में से एक भी सीट कांग्रेस के लिए अखिलेश जी ने नहीं छोड़ी। और अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें ये सीटें हरवा दी। मुझे समझ ही नहीं आता कि इसका ना कोई राजनीतिक स्तर है, ना कोई वैचारिक स्तर है। हाँ, केवल एक स्तर है कि इस देश के जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जिनका तुष्टीकरण ये सब दल करते आए हैं, उन वोटों का आपस में विभाजन ना हो, केवल इस कारण एक थे। इसके अलावा दूसरा कारण कोई भी गठबंधन का साथी सहयोगी आज तक नहीं बता पाया। भले ही आप कुछ कहते रहें और कहीं भी बात को घुमाएं, परंतु ये सत्य है और इस सत्य को देश की जनता जानती है। इसीलिए जनता ने आपकी पार्टी को भी नकारा और आपके गठबंधन को भी नकारा। और वो गठबंधन एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में है। तो मैं समझता हूं इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये बेमेल था, और बेमेल गठबंधन जिन पे विचारधारा या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है, वो नहीं चल सकते हैं। केवल किसी को हराने या हटाने की मंशा से बने गठबंधन कभी सफल नहीं होंगे। प्रतिक्रिया लेता हूं, सीधा सवाल सर आपसे कर लेता हूं। देखिए, गठबंधन में कम से कम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो हो, एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हो, न्यूनतम समझ हो, न्यूनतम सहकार हो, अधिकतम तो फिर ठीक है लेकिन न्यूनतम हो। अब फर्जीवाल वही आपके साथ लोकसभा में टीएमसी के कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं, तो भाई ठीक है, जब तक गठबंधन में नहीं थे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ये तो है कि चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के विषय में गठबंधन में रहते एक भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं, अंदर खाने कुछ भी चल रहा हो। लेकिन इस इंडी गठबंधन जिसको लेकर आप ये सोच रहे हैं कि यह परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह बनेगा, उसमें इतने आपस में द्वंद्व हैं और सार्वजनिक रूप से हैं। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई नवीन जी कि द्वंद्व तो होते ही हैं गठबंधन में, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एफआईआर दर्ज कराई जा रही है एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। तो इतनी इनमें जो मनमुटाव है इतना एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो ऐसा गठबंधन बहुत कम देखने को मिलता है।
दूसरी, जब आपका उद्देश्य पवित्र ना हो, पवित्र उद्देश्य से किए गए गठबंधन, हर गठबंधन सफल होगा। आपने जब गठबंधन किया तो क्या कह के गठबंधन किया कि मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है। ठीक है, मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, लेकिन आपका एक भी उद्देश्य बताओ कि आपने कि हम साहब देश को नई दिशा में देंगे, देश के लिए ये नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और हम जो भाजपा नहीं कर पाई उससे ज़्यादा जाके हम करेंगे देश के लिए। एक भी गठबंधन के किसी सदस्य ने बात नहीं की। ये बात अपनी अपनी करते रहे। दिल्ली में आम आदमी केजरीवाल अपनी बात करते हैं, यूपी में अखिलेश अपनी बात करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी अपनी बात करती हैं, और सबका उद्देश्य क्या है? देश से कोई मतलब नहीं, मोदी को हटाना, ये उद्देश्य है। तो जब ये उद्देश्य, इस टाइप के जब उद्देश्य आती हैं तो आपकी जो देश को आगे ले जाने की बात है वो बहुत कहीं पीछे हट जाती है। बस एक बात और मैं कहूँगा, ये पहला ऐसा गठबंधन है। देखिए, गठबंधन में मनमुटाव होते हैं, लोग अपने आप अलग हो जाते हैं, विचारधारा मेल नहीं खाती। इस गठबंधन में पहली बार हो रहा है कि लोग गठबंधन से राहुल गांधी को हटाने के लिए मोर्चा खुले हुए हैं। ये पहली बार हुआ कि साहब ये गठबंधन ऐसा है, इनको हटा दो, नहीं तो हम ये तीन बड़े दल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, खुलेआम कह रही है कि इस गठबंधन से राहुल गांधी को बाहर करो, ये लुटिया डूब रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है कि गठबंधन के एक नेता को हटाने के लिए लोग मोर्चा खोल लें? तो ये बड़ा विचित्र गठबंधन है और एक्सट्रीम लेवल तक ये पहुंच गया है। ये इंडी गठबंधन को तो सोचना ही पड़ेगा, ये कांग्रेस के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब 89 चुनाव हार चुके एक नेता पर कब तक भरोसा जताएंगे, कैसे इस गठबंधन को आप आगे ले जाएंगे। दूसरा, एक चीज़ और बस लास्ट कहता हूं मैं, आप वो मुद्दे लेके आएँ जिससे जनता आपके साथ जुड़े। आप देश की बात करें, देश के डेवलपमेंट की आप बात करें, जनता आपके साथ जुड़ेगी। आप केवल एक विशेष वर्ग की बात करेंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। आप अडानी की बात करेंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। आप लोकतंत्र बचाने की बात करेंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। ये देख चुके हैं। तो कांग्रेस को भी इस पूरे, ये इंडी गठबंधन तो अपनी बात कर ही रहा है, कांग्रेस को भी इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि उनका लीडर अब कैसा हो और कौन हो। तो संतोष जी, कहीं पुनर्विचार की गुंजाइश है क्या? विचार की जो गुंजाइश की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी ये अपना पूरा अधिकार रखती है कि वो पुनर्विचार करे, किसी की सलाह पर नहीं करे। और दूसरा, एक चीज मैं इस विश्लेषण से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि देश उन्नति करे तो उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। विपक्ष का काम है देश में जो गलत हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, और एक आदमी की उन्नति देश की उन्नति नहीं हो सकती, ये मेरा स्पष्ट मानना है। और उसके लिए प्रधानमंत्री को उसका सीईओ बनकर काम करना। हम चुनाव हार जाए इसका मतलब ये नहीं कि अडानी देश को नहीं बेच रहा है। हम चुनाव हार जाए इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों के हितों पर, उसके हितों की रक्षा की जा रही है अडानी के। इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल के किसानों का सेब सस्ते दामों में खरीद कर वो 300 रुपए किलो बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको विमानपत्तन और जो है सी पोर्ट उसको फ्री में दिए जा रहे हैं। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं होता है। ये इट डज नॉट जस्टिफाई दैट ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मैं कह रहा हूं कि अडानी इस देश को लूट रहा है, ये तो शाश्वत सत्य है। इसमें हम चुनाव हारे जीतते उससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी कि नहीं, लेकिन वो यहाँ आवाज, इस आवाज पर दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अच्छा कांग्रेस मैंने तो जवाब दिया, विश्लेषण का जवाब दिया, मेरी आप बात आगे हो जाए तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर गठबंधन के अंदर जब कोई दल शामिल है तो उनको भाषाई मर्यादा मानता हूं मैं। तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी के भीतर तो लोकतंत्र कायम है, लेकिन जिस प्रकार से मुखरता दूसरे दल कर रहे हैं उनको भी अपनी वाणी पर संयम लगाना चाहिए, एक बात। दूसरा, उनको भारतीय जनता पार्टी से कम एक चीज में सीखने की आवश्यकता है कि कम से कम ऐसी तानाशाही को अवश्य फॉलो करें जिसके अंतर्गत ऐसा कहे जाने के बाद भी कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है अजीत पवार, इसको तो जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होना चाहिए, उसके बाद भी उनकी आवाज नहीं निकल रही है। एकनाथ शिंदे जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनकी आवाज नहीं निकल रही। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसको कहा था सबसे बड़ा घोटालेबाज है असम का, ये कहा था अमित शाह ने, उनकी आवाज नहीं निकल रही है। कम से कम ऐसी निर्लज्ज खामोशी कायम रखने की जो बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है कि हमारे पार्टी में इस प्रकार के विद्रोह नहीं होते। नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कहा था अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, लेकिन निर्लज्ज खामोशी ओढ़े हुए हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जैसों को भी केसों से मुक्ति मिल गई है, अजीत पवार वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। तो ऐसी निर्लज्ज खामोशियां ओढ़ने से अच्छा है कि कुछ बातें हो जाए, इन बातों पर बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। और यह निश्चित मानिए कि इस गठबंधन का एक भी साथी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका लार्जर उद्देश्य यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे उस सीईओ को हटाना जो इस देश के सबसे बड़े लुटेरे को पूरा संरक्षण दे रहा है। जी, क्या कहेंगे लोहिया जी?
मैं तो आज बड़ा उहापोह में है कि मैं क्या कहूँ। आप प्रश्न कुछ करते हैं, संतोष भाई साहब अलग कुछ जवाब देते हैं। एक बड़ा विनम्रता के साथ में संतोष जी आप कह रहे थे कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और गठबंधन का कोई साथी अलग नहीं होगा। मुझे लगता है कि फिर आपने सीधी सीधी बातें सुनी नहीं कि कहा क्या गया है। कहा यह गया है कि हम कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करेंगे। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करेंगे और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। आप देखिए तो संतोष जी सुन लीजिए ना, मैं कितने अच्छे से सुन रहा था। आप विषय पे नहीं बोल रहे तो भी सुन रहा था, मैं तो विषय पे ही बोल रहा हूँ। मेरा आग्रह ये है कि हम कभी ये दावा नहीं करते, हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हमसे कोई सहयोगी नहीं छूटा है, हमसे कोई सहयोगी नहीं टूटा है, परंतु हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि जो हमारा सहयोगी है वो लगातार हमारे साथ बना रहे। एक बात जो आप नीतीश कुमार जी की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी विरोधी को वो बात कहने का पूरा अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कि जिससे उसे राजनीतिक लाभ हो रहा हो। मगर ये तो देश का दुर्भाग्य तो देखिए आप, जो सहयोगी बनकर निकले हैं वो एक दूसरे पर तलवारें भांज रहे हैं। ये प्रश्न है, विरोध में खड़े होइए और जो मर्जी आए वो कहिए, परंतु आप पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आपके लोग हैं। अभी आप कह रहे थे कि क्या क्या नहीं कहा, ये संजय सिंह ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में, क्या राहुल गांधी जी के बारे में, आपकी नेता नई प्रियंका गांधी वाड्रा के विषय में। आप देखिए तो, और एक जो आपने कहा था कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार हो सकता है, मैं इसमें आदरणीय नवीन जी दो बातें कहना चाहता हूं। एक जो कांग्रेस का विचार है, जो हमारे यहाँ कई जगह हम देखते हैं तामसी वृत्ति का विचार है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, जबकि हमारा जो विचार है दैविक संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, वो ये कहता है कि एको हम बहुश्यामी, हम तो एक से अनेक नेता जन्म ले इसकी परिकल्पना के आधार पर काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर सब है। कांग्रेस पार्टी में 1 से लेकर 100 तक कुछ नहीं है, उसके बाद 101 से गिनती शुरू होती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मान लिया है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। तो ये जो कांग्रेस के नेतृत्व की गलती है, उसका खामियाजा गठबंधन क्यों भुगते, इसलिए गठबंधन के सहयोगी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि बड़ा सवाल ये है कि चूंकि इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, अगर हम बात करें किसी भी बड़े दल की, तो कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा दल है। तो सबसे बड़े दल के प्रति अगर सबकी आस्था हो जाए, उसमें से अधिकतर जो दल हैं वो कालांतर में कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, चाहे TMC की बात हो, NCP की बात हो, सब कांग्रेस के ही घटक दल हैं वो। तो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, या अन्य जो भी दल हैं, वो कांग्रेस के साथ उनकी एक वैचारिक समानता तो थी, लेकिन अब जिस प्रकार से मुखरता सामने आ रही है, और खासकर इस देश में ईमानदारी की कोख से जिस प्रकार की भ्रष्ट पार्टी ने जन्म लिया है, यही अरविंद केजरीवाल के बयान स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के लिए, जो उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने दिल्ली को कॉमनवेल्थ में एक नया आकार दिया था। मतलब दिल्ली को संवारने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने कागज लहरा के कि मैं आऊँगा और वो जेल में दिखेंगी, खुद जेल में हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे कुछ कालनेम प्रवृत्ति के अगर राजनेताओं का ध्यान आता है, तो उसमें से एक नाम अरविंद केजरीवाल। जैसे एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चयन होता है अच्छे और बुरे का, तो मैं जो माकन जी ने कहा है उसमें कोई बहुत गलत नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस को चयन करते समय ये रखना पड़ेगा कि जिसको एक बार गलत कहा है, गठबंधन का स्वरूप छोटा हो, लेकिन जब हम अपनी बात पर तो कम से कम कायम रहें, वो बातें जो पब्लिक डोमेन में। और अगर ये इस बात से कि भाई वो सामने वाला भी तो झूठ बोलता है, सामने वाला झूठ बोलता है, इससे आपको झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। फिर सत्य और झूठ में फर्क क्या कहें आप? नवीन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बेशक ये कांग्रेस जो है सबसे बड़ा दल है, लेकिन सबसे बड़ा दिल भी उसको दिखाना चाहिए अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ। और इतनी एक्सट्रीम लेवल पर जाने के पहले यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए तो बेहतर होता, या तो FIR दर्ज हो गई एक दूसरे के खिलाफ। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है, आप जब देश के बारे में बात करते हैं तो फिर एक स्वर सबका होना चाहिए।
यहाँ तो मैंने पहले भी बोला ना कि दिल्ली में सुर अलग है, बंगाल में सुर अलग है, उत्तर प्रदेश में सुर अलग है। और गठबंधन के बावजूद अब जैसे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने के साथ सरकार बनी, कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। दिल्ली में अभी जैसे संतोष जी बात कर रहे थे, बिल्कुल आपने बहुत तीखा और बहुत आपने अपोजिशन बहुत तेज अपोज किया। बाय द वे दिल्ली का चुनाव परिणाम आते हैं और 2-5 सीटों का इधर उधर घटजोड़ की स्थिति बनती है और आम आदमी पार्टी आपके साथ आती है, तो फिर भी आपका यही रुख रहेगा क्या? तो आप जब भी किसी को लेकर टारगेट करें तो आप अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये गठबंधन तो ऐसे हैं, ये स्वार्थ के गठबंधन है। जहां जरूरत नहीं होती वहां अपने आप बन जाएंगे। चुनाव परिणाम के पहले गठबंधन होते हैं और रिजल्ट आने के बाद फिर गठबंधन हो जाते हैं। जो रिजल्ट आने के पहले एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वो सत्ता की चाहत के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए फिर साथ आ जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा। और इन सब के अलावा ये गठबंधन तो गया एक तरफ, इंडिया फर्स्ट ये हर गठबंधन के लिए जरूरी है। आप देश के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप देश को नया क्या देने जा रहे हैं जी, ये आपको देखना पड़ेगा। ये गठबंधन तो बनते और बिगड़ते रहते हैं जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम 7-8 हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि हम साथ हैं। ये बात इंडी गठबंधन की है और ये इसमें से 7-8 वो हैं जो बहुत मुखर हैं कांग्रेस के खिलाफ। जो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है अगर विपक्षी दलों में देखा जाए, लेकिन वो विचारधारा कांग्रेस उत्पन्न नहीं कर पा रही है जिससे सभी सहयोगी घटक दल कांग्रेस के साथ नेपथ्य में खड़े हो जाएं। और ये जो दरार है, ये जो दुर्भाव है, ये जो दूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त मौका दे रही है कि वो इंडी अलायंस को या इंडिया जो गठबंधन है उसको स्वार्थ का गठबंधन या ठगबंधन करार दे पाए। तो आप तय करिए वस्तुतः ये क्या है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार।